सीटेट में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक, क्या पढ़ने लिखने या गणित में कठिनाई होने का मतलब बच्चा कम बुद्धिमान है? बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी से हर साल सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। अगले कुछ मिनटों में अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी को इतनी आसानी से समझेंगे कि ये टॉपिक कभी नहीं भूलेगा। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो केंद्र है वो सीटेट 2026 के लिए तैयार किया गया एक मास्टर क्लास नोट्स का बंडल है। जब मैं नोट्स को पढ़ रहा था तो एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि शिक्षक के रूप में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, सही बात है, बल्कि चुनौती ये है कि जब कोई बच्चा हमारे तरीके से नहीं सीख पाता तब हम क्या करते हैं। हमारा मिशन आज इसी बात की जड़ तक जाना है। बिल्कुल। और इस विषय पर जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है वो ये कि लोग अधिगम अक्षमता को सीधे तौर पर किसी मानसिक बीमारी से जोड़ देते हैं। हाँ, या फिर कमजोर आईक्यू से। बिल्कुल। समाज में अक्सर ऐसे बच्चों को धीमा या मंद बुद्धि मान लिया जाता है, लेकिन हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से इसे खारिज करते हैं। अधिगम अक्षमता असल में एक ऐसी स्थिति है जहां बच्चे को पढ़ने, लिखने, बोलने, सुनने या गणित सीखने में कठिनाई होती है। ये कोई बीमारी नहीं है। और नोट्स में एक बहुत ही रोचक आंकड़ा हाईलाइट किया गया है जो इस पूरी चर्चा का आधार है। हाँ, बताइए। इन बच्चों का जो बुद्धि स्तर है, मतलब इंटेलिजेंस, वो एकदम सामान्य या सामान्य से भी अधिक हो सकता है। बिल्कुल। उनकी सीखने की जो मूल क्षमता है वो कहीं गायब नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस उनका तरीका थोड़ा अलग है। एकदम सही। दुनिया से जानकारी को ग्रहण करने और उसे प्रोसेस करने का जो ढंग है वो कक्षा के बाकी बच्चों से अलग होता है। इसी बात को विज्ञान भी साबित करता है। मतलब ये कोई बौद्धिक कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीखने की प्रक्रिया में आने वाली एक बहुत ही विशिष्ट रुकावट है। बच्चा बाकी हर चीज में बहुत तेज हो सकता है। जैसे वो पहेलियां सुलझा सकता है, वीडियो गेम में बेहतरीन हो सकता है। हाँ, लेकिन शायद एक साधारण सा वाक्य पढ़ने में उसे पसीने आ जाए। अगर इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े ना, तो ये एक स्मार्टफोन की तरह लगता है। स्मार्टफोन? वो कैसे? मान लीजिए मेरे पास एक बहुत महंगा और फास्ट फोन है। फोन का हार्डवेयर एकदम सही है, लेकिन जब मैं उस फोन में कोई एक विशिष्ट ऐप खोलता हूँ, जैसे पीडीएफ पढ़ने वाला ऐप, तो वो बार बार क्रैश हो रहा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेरा पूरा फोन खराब है। फोन बेहतरीन है, बस उस खास ऐप की प्रोसेसिंग में समस्या है। एकदम सटीक तुलना है ये। हार्डवेयर में कोई खराबी नहीं है, समस्या बस एक छोटे से सॉफ्टवेयर वाले हिस्से में है। तो अगर हम इस तुलना को दिमाग पर लागू करें तो बुद्धि का स्तर तो सामान्य है, लेकिन मस्तिष्क में ये क्रैश या गड़बड़ी आखिर हो कहाँ रही है? देखिए, अगर हम इसे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के नजरिए से समझें तो एक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट का सरल मॉडल होता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। हाँ, जब बच्चा कक्षा में होता है तो वो सबसे पहले जानकारी ग्रहण करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों को देखता है या शिक्षक की आवाज सुनता है। ये इनपुट है। और अधिगम अक्षमता वाले बच्चों में आमतौर पर ये इनपुट सिस्टम बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। उनकी आंखों की रोशनी सही है, उनके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जानकारी ने सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है। मतलब जानकारी बिना किसी रुकावट के दिमाग के दरवाजे तक पहुंच गई है। हाँ, असली चुनौती अगले चरण में शुरू होती है, जिसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जानकारी को समझना। मस्तिष्क के अंदर उस देखी या सुनी गई जानकारी को डिकोड करना, उसका अर्थ निकालना और उसे व्यवस्थित करना। यहीं पर वो क्रैश होता है जिसका आपने जिक्र किया। तो उनके मस्तिष्क के जो न्यूरल पाथवेज हैं वे उस जानकारी को सामान्य तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते। एकदम सही। जानकारी जैसे किसी भूल भुलैया में उलझ जाती है, और जब ये प्रोसेसिंग उलझ जाती है तो इसका सीधा असर अंतिम चरण पर पड़ता है, यानी आउटपुट पर। बिल्कुल। आउटपुट मतलब जब बच्चा उस सीखी हुई जानकारी को अभिव्यक्त करता है, जैसे कॉपी में लिखना या सवाल का जवाब बोल कर देना। हाँ, और क्योंकि प्रोसेसिंग में रुकावट आई थी इसलिए आउटपुट गलत, धीमा या बहुत अस्पष्ट हो जाता है। बच्चा जानता है कि उसे क्या करना है, लेकिन दिमाग जानकारी को बाहर नहीं ला पाता। सही कहा। सिद्धांत रूप में तो यह सब ठीक लगता है, लेकिन कक्षा की जमीनी हकीकत थोड़ी अलग होती है। वो कैसे? मान लीजिए एक शिक्षक के सामने 40 बच्चे बैठे हैं। उसके लिए ये देखना तो आसान है कि बच्चे ने स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन वो ये कैसे पहचाने कि समस्या अनुप्रक्रिया की है, न कि बच्चे की लापरवाही की। क्योंकि पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है।
ये एक शिक्षक के सामने आने वाली सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। लापरवाही और प्रोसेसिंग की समस्या बाहर से एक जैसी लग सकती है। तो फिर अंतर कैसे करें? अगर आप गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो बच्चा सच में लापरवाह है वो काम से बचने की कोशिश करेगा, ऊर्जा नहीं लगाएगा। वो बस टाल मटोल करेगा। बिल्कुल। लेकिन अधिगम अक्षमता वाले बच्चे के मामले में आप देखेंगे कि वो बच्चा अक्सर बहुत अधिक मेहनत कर रहा होता है। अच्छा। हाँ, वो सच में कोशिश कर रहा है, थका हुआ है, लेकिन फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे। वो एक तरह की संज्ञानात्मक थकान से गुजरता है। मतलब वो बच्चे बाकी कक्षा की तुलना में दुगनी दिमागी ऊर्जा खर्च कर रहा है सिर्फ एक साधारण से काम के लिए। बिल्कुल। और इसी अदृश्य समस्या को पहचानने के लिए नोट्स में उन 3 सबसे प्रमुख अक्षमताओं पर चर्चा की गई है जिन्हें कक्षा में पहचानना जरूरी है, जिन्हें हम बिग 3 कह सकते हैं, जो सीटेट में हमेशा पूछी जाती हैं। हाँ, तो चलिए इन तीनों पर बात करते हैं। पहली और शायद सबसे चर्चित अक्षमता है डिसलेक्सिया, जिसे हिंदी में पठन वैकल्य कहा जाता है। डिसलेक्सिया का सीधा संबंध भाषा, पढ़ने की क्षमता और शब्दों को पहचानने से है। इसमें मस्तिष्क अक्षरों की दृश्य छवियों को उनकी ध्वनियों के साथ जोड़ने में संघर्ष करता है। सामान्य तौर पर तो ये काम पलक झपकते हो जाता है। हाँ, लेकिन डिसलेक्सिया वाले बच्चे के लिए अक्षरों को डिकोड करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्रोत में इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है। जैसे बच्चा बी को डी पढ़ लेता है या अंग्रेजी के शब्द 100 को उल्टा करके वॉज पढ़ता है। बिल्कुल। जरा सोचिए उस बच्चे के लिए किताब का पन्ना कैसा दिखता होगा। अक्षर जैसे अपनी जगह बदल रहे हैं या तैर रहे हैं, ऐसे में कोई धारा प्रवाह कैसे पढ़ सकता है? उनके लिए एक पैराग्राफ पढ़ना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा होता है। और दुखद बात यह है कि जब वो अटकते हैं तो कक्षा के बाकी बच्चे हंसते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास एकदम गिर जाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छे शिक्षक की भूमिका शुरू होती है। अगर शिक्षक पहचान लेता है कि यह डिसलेक्सिया है तो वह वैकल्पिक रास्ते निकाल सकता है। स्रोत एक बहुत ही प्रभावी उपाय बताते हैं, ऑडियो बुक्स का उपयोग। हाँ, ये बहुत ही शानदार तरीका है। मतलब अगर मस्तिष्क की समस्या लिखित शब्दों को आंखों से डिकोड करने में है तो हम उस रास्ते को ही बाईपास कर देते हैं। हम कानों के जरिए जानकारी पहुंचाते हैं। बिल्कुल। इससे बच्चे की सीखने की गति रुकती नहीं है, वो बाकी बच्चों के साथ सिलेबस में आगे बढ़ता रहता है। मूल्यांकन का उद्देश्य ये जांचना होना चाहिए कि बच्चे ने विषय को कितना समझा है, न कि ये कि वो कितनी तेजी से पढ़ता है। एकदम सही। अब दूसरी प्रमुख अक्षमता पर आते हैं जो है डिस्ग्राफिया, यानी लेखन वैकल्य। अब यहाँ लेखन से मतलब सिर्फ खराब हैंडराइटिंग से तो नहीं है, है ना? नहीं, ये सिर्फ खराब लिखावट से बहुत आगे की चीज है। डिस्ग्राफिया में मुख्य संघर्ष विचारों को कागज पर उतारने की पूरी प्रक्रिया से होता है। हाँ, बच्चे को पेन पकड़ने में भी शारीरिक असहजता हो सकती है। मतलब उनकी वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है। हाँ, उंगलियों को कैसे चलाना है, स्पेलिंग क्या है, व्याकरण क्या है, ये सब एक साथ सोचना दिमाग को जैम कर देता है। मैंने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां बच्चे के दिमाग में विचारों की कोई कमी नहीं होती। आप मौखिक रूप से पूछें तो शानदार कहानी सुना देंगे। बिल्कुल। लेकिन जब वही कहानी लिखने को कहो तो वे खाली पन्ने को घूरते रहते हैं। 2 लाइनें लिखना भी पहाड़ तोड़ने जैसा हो जाता है। ये उनके विचारों का नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के माध्यम का संघर्ष है। इसीलिए 3 घंटे की सिर्फ लिखित परीक्षा इन बच्चों के साथ अन्याय है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? स्रोत के अनुसार इसका सीधा उपाय है मौखिक परीक्षा लेना या उन्हें अपना उत्तर रिकॉर्ड करने देना। अगर बच्चा लिख नहीं पा रहा तो उससे जवाब सुन लीजिए। एक शिक्षक के तौर पर हमें ज्ञान का परीक्षण करना है, पेन चलाने की गति का नहीं। बिल्कुल सही। और तीसरी जो अक्षमता है वो है डिस्कैल्कुलिया, गणितीय वैकल्य। गणित वैसे भी कई बच्चों के लिए डर का विषय होता है, लेकिन ये अलग है ना? बहुत अलग है। डिस्कैल्कुलिया वाले बच्चों के लिए नंबरों का कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं होता। मतलब उनके लिए एक 5 का अंक सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर है। उसका 5 वस्तुओं से कोई संबंध उनके दिमाग में नहीं बनता। ओहो, तो बुनियादी गणनाएं करना या समय देखना भी उनके लिए परेशानी का कारण होता होगा। हाँ, गणित के प्रतीक जैसे प्लस या माइनस उनके लिए बहुत ही अमूर्त और डरावने होते हैं। नोट्स में इस अमूर्तता को दूर करने का एक बहुत व्यावहारिक उपाय है, विजुअल एड्स का उपयोग। हाँ, विजुअल एड्स बहुत जरूरी हैं। मतलब गणित को हवा में ना पढ़ाकर
ठोस चीजों से जोड़ना, जैसे ब्लॉक या असल जिंदगी की वस्तुओं का इस्तेमाल करना। जब गणित मूर्त बन जाता है, जब बच्चा नंबरों को महसूस कर सकता है, तो उनके लिए प्रोसेस करना आसान हो जाता है। पता है, मुझे इन तीनों के नाम याद रखने में अक्सर उलझन होती थी, लेकिन नोट्स पढ़ते हुए मैंने शब्दों की बनावट पर ध्यान दिया। अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो याद रखना बहुत आसान है। कैसे? देखिए, डिसलेक्सिया में लेक्सिया शब्द है। अंग्रेजी का शब्द होता है लेक्सिकन, जिसका मतलब है शब्दकोश। तो जहां शब्दकोश है वहां भाषा और पढ़ने की बात है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी ट्रिक है। इसी तरह डिस्ग्राफिया में ग्राफ शब्द है। ग्राफ का मतलब होता है कुछ उकेरना या कागज पर लिखना, तो ये लिखने की समस्या हुई। बिल्कुल। और अंत में डिसकैलकुलिया, ये तो बिल्कुल कैलकुलेटर जैसा साउंड करता है, जिसका सीधा मतलब गणित से है। शब्दों की जड़ को इस तरह पकड़ना परीक्षण में बहुत काम आता है। हाँ, तो अब जब हम इन चुनौतियों को पहचान सकते हैं, तो एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए शिक्षक की प्लेबुक में क्या-क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो शिक्षक को हर बच्चे की कमजोरी के साथ साथ उसकी ताकत को भी पहचानना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात है एक सकारात्मक और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। जरा उस बच्चे की मानसिकता सोचिए जो रोज डरता है कि कहीं उससे पढ़वाया ना जाए और पूरी कक्षा हंसेगी। डर मस्तिष्क के सीखने वाले हिस्से को बंद कर देता है। वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उसे कुछ नया सीखने की नहीं, बस अपमान से बचने की चिंता होती है। इसीलिए बिना डर का माहौल देना सबसे बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल। इसके अलावा शिक्षक को निरंतर प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर किसी डिस्ग्राफिया वाले बच्चे ने आधी स्पेलिंग भी सही लिखी है तो तारीफ होनी चाहिए। ये प्रोत्साहन उनके न्यूरल पाथवे को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एकदम। अब आते हैं उन 4 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर जो नोट्स में समझाई गई हैं। पहली है गतिविधि आधारित शिक्षण। मतलब बच्चों को सिर्फ भाषण ना देना, बल्कि उनसे करवा कर सिखाना। जब बच्चा शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से शामिल होता है तो वो रटता नहीं, अनुभव करता है। दूसरी रणनीति मुझे बहुत तार्किक लगी, सरल निर्देश। निर्देशों को छोटे हिस्सों में बांटना। हाँ, क्योंकि आमतौर पर शिक्षक एक साथ बहुत कुछ बोल देते हैं। किताब निकालो, पेज 25 खोलो, पैराग्राफ पढ़ो और कॉपी में लिखो। एक अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की वर्किंग मेमोरी पहले निर्देश के बाद ही ओवरलोड हो जाएगी। इसीलिए एक एक करके निर्देश देना चाहिए। ये कोई रियायत नहीं है, बस उनके दिमाग के काम करने के तरीके के अनुकूल होना है। तीसरी रणनीति है अतिरिक्त समय देना, परीक्षा हो या असाइनमेंट। और समझना जरूरी है कि ये कोई अनुचित लाभ नहीं है। उनका प्रोसेसर थोड़ा धीमा काम करता है, बस जानकारी व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त मिनट चाहिए। ये उन्हें बाकी बच्चों के समान धरातल पर लाता है। और चौथी रणनीति है बहुसंवेदी दृष्टिकोण, मल्टी सेंसरी अप्रोच। मतलब देखने, सुनने और छूने वाली सामग्री का एक साथ उपयोग। इसे पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक प्रासंगिक उदाहरण आया। बताइए। ये ऐसा है जैसे किसी इमारत में सीढ़ियों के साथ साथ एक रैंप बनाना। ये समावेशी शिक्षा का बहुत सुंदर नजरिया है। थोड़ा और समझाइए। देखिए, रैंप मुख्य रूप से पहिया कुर्सी वालों के लिए बनता है ना, क्योंकि वे सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल। लेकिन क्या उसका उपयोग सिर्फ वही करते हैं? अगर कोई भारी सूटकेस ले जा रहा है या कोई बुजुर्ग है, वो भी उसी रैंप का इस्तेमाल करता है। हाँ, उन्हें भी सुविधा होती है। उसी तरह ये बहुसंवेदी रणनीतियां भले ही अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए डिजाइन की गई हों, लेकिन कक्षा में इसका लाभ सबको मिलता है। एकदम सही। जब आप किनारे पर खड़े बच्चे के लिए सिस्टम बेहतर बनाते हैं तो पूरा सिस्टम बेहतर हो जाता है। और सीटेट परीक्षा वास्तव में शिक्षकों में इसी गहरी समझ को खोजना चाहती है। तो इस पूरी चर्चा का जो अल्टीमेट निष्कर्ष है वो CTET एग्जाम पॉइंट है कि अधिगम अक्षमता का संबंध बुद्धि की कमी से नहीं, बल्कि सीखने की विशिष्ट कठिनाइयों से होता है। बिल्कुल। अगर शिक्षक ये समझ जाए तो आधी समस्या हल हो जाती है। और उम्मीद की किरण ये है कि सही शिक्षण रणनीतियों जैसे ऑडियो बुक्स, विजुअल एड्स से बच्चे जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इतिहास के कितने महान वैज्ञानिक या कलाकार रहे होंगे जिन्हें बचपन में डिसलेक्सिया रहा होगा, लेकिन वे इसलिए इतिहास रच पाए क्योंकि किसी ने उन्हें उनके अपने तरीके से सीखने का मौका दिया। उन्होंने वो रैंप तैयार किया। शिक्षक का एक छोटा सा निर्णय बच्चे का पूरा इतिहास रच सकता है। बिल्कुल। अगर सीटेट 2026 की ऐसी ही महत्वपूर्ण पेडागोजी कॉन्सेप्ट्स की आसान और परीक्षा उन्मुख तैयारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।